हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है। तो बेसिकली कोई भी प्लेन या कोई भी पृष्ठ है, अगर उसका हम क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक सदिश राशि होती है, उसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी। और दिशा कौन सी होगी, आप देखिए, अगर ये कोई पृष्ठ है और उसके साइड्स अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, लेटर से एक है यू वेक्टर, दूसरा है वी वेक्टर, दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका अगर हमें एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो बेसिकली यू और वी को हमें मल्टीप्लाई या गुणाफलन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एरिया मिलेगा, जो कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसकी दिशा हम दिखाते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और जो कि इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर एक सदिश राशि होती है। कोई भी क्षेत्रफल आप निकालते हो तो वो एक सदिश राशि होती है, और उसकी दिशा उस क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत होती है। उसे हम या तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए फॉर एरिया, एस फॉर सरफेस। यही पृष्ठ अगर ऐसा कुछ होता तो इसके लिए जो क्षेत्रफल या एरिया थी उसकी दिशा आपकी किधर होती है, वो बाहर की दिशा में होती है। तो ये जो है एरिया को अगर हम दिशा के साथ दिखाते हैं तो उसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, u क्रॉस v की जगह मैं v क्रॉस u लेता तो तभी भी तो ये क्षेत्रफल ही रहता। अंतर केवल ये हो जाता कि यहाँ दिशा मैंने ऊपर लिया था तो v क्रॉस u नीचे की दिशा में होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एरिया वेक्टर किसी क्षेत्रफल का आप लेके चलते हैं तो उसकी दिशा लंबवत होनी चाहिए। अब वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। जैसे इस वाले केस में ये ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इसमें भी इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक और केस, यहाँ पर एरिया वेक्टर को मैंने ए या एस से दिखाया था। अब अगर पूरे क्षेत्रफल को ना लेके मैं अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल मानूँ, उस क्षेत्रफल को, छोटे से क्षेत्रफल को मैं डी एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसको हम एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं। और आप देख पा रहे हैं इसमें भी जो इसकी दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत है। अब एक और केस लेके चलते हैं। ये पृष्ठ और इन पृष्ठ में कुछ अंतर है। ये जो पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ हैं, ये क्लोज सरफेसेस हैं। तो ऐसे बंद पृष्ठ के लिए अगर हम एरिया वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो लेट अस से मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक पृष्ठ माना। इस पृष्ठ में जो कि एलिमेंट्री एरिया है, जिसको कि मैं डी एस से दिखाता हूँ, उसकी दिशा, उस क्षेत्रफल की दिशा किधर होनी चाहिए। तो जैसे कि ऊपर के केसेस में मैंने बोला था ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बशर्ते ये लंबवत हो। तो वैसे यहाँ पर भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो लंबवत बाहर की डायरेक्शन में हो या तो लंबवत अंदर की डायरेक्शन में हो। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। बट कन्वेंशनली हम क्या लेके चलते हैं, जो भी कोई बंद सरफेसेस होते हैं उसमें जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा हम आउटवर्ड या बाहर की दिशा में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाहर की दिशा में ऑब्वियसली इससे तो लंबवत है ही वो। यही अगर क्षेत्रफल अगर हम यहाँ पर लेते हैं डी एस, तो उसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर की दिशा, ऐसे कुछ डी एस। यही अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो उसकी दिशा किधर होती है, बाहर की दिशा में, ऐसा कुछ। तो ऑल इन ऑल एरिया वेक्टर से रिलेटेड आप ये जो आपको बताया गया, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर एरिया या हर क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उस पृष्ठ या सरफेस के लंबवत या परपेंडिकुलर होती है। और यदि वो पृष्ठ क्लोज्ड है, बंद पृष्ठ है अगर वो, तो उसके लिए वो जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा लंबवत बाहर की डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, इसे फाई से हम दिखाते हैं, सिंबल है जिसको हम फाई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर कि ई आपका है इलेक्ट्रिक या वैद्युत को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो वो फाई बी से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये फाई ई से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ फाई या फाई ई कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हो। तो ये है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ फ्लक्स एक टर्म आ रही है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फ्लक्स मतलब फ्लो, प्रवाह। अब किस चीज़ का प्रवाह, आप समझिए कि अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से कितनी लाइंस, ये ऑब्वियसली बल रेखाएं हैं जिसको कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप बोलते हो, कितनी रेखाएं, बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हैं या फ्लो कर रही हैं या प्रवाहित हो रही हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। मतलब यह किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का माप है। अब याद रखना, इसमें
लंबवत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, लंबवत गुजरनी चाहिए, उनका माप है। और संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक सदिश राशि हो ही नहीं सकती। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसके गणितीय सूत्र या मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका क्या होता है। अब फ्लक्स के गणितीय रूप को समझने के लिए हम लेट अस से कंसीडर करते हैं एक पृष्ठ है, एक सरफेस है जिसमें से कि बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं लंबवत पास कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जो फ्लक्स रेखाएं हैं या जो फ्लक्स हैं वो किस बात पे निर्भर करता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम विद्युत क्षेत्र अगर हम बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने का मतलब हमने जो लाइंस हैं उनकी संख्या हम बढ़ा देते हैं, उनकी घनत्व हम बढ़ा देते हैं, डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं। तो ई बढ़ाने का मतलब उनकी डेंसिटी हमने बढ़ा दी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, घनत्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि पहले की स्थिति से अब की स्थिति में अंतर क्या हुआ, ई बढ़ गया। अब ई बढ़ने से हुआ क्या, ई बढ़ने से आप देख पा रहे हैं इसमें से जो लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं जो कि हम फ्लक्स बोल रहे हैं वो बढ़ गया। मतलब इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान किस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, अनुक्रमानुपाती है ई के, विद्युत क्षेत्र के। जितना क्षेत्र अधिक होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स किसी पृष्ठ से पास करेगा, क्योंकि घनत्व जो है बल रेखाओं का घनत्व वो अधिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखें, क्षेत्रफल अगर हम कम कर दें, सपोज इसमें मैंने क्षेत्रफल ये न बड़ा वाला ना लेके छोटा वाला अगर मैं लेके चलूँ तो इसमें अब कम बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं इससे। मतलब इस पृष्ठ के लिए जो अगर कम बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं मतलब फ्लक्स कम हो गया। अब मतलब क्षेत्रफल कम करने पर फ्लक्स का कम होने का मतलब क्या है कि फाई जो है वो अनुक्रमानुपाती है ए के। क्षेत्रफल बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटता है तो फ्लक्स घटेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दो फैक्टर्स ई और ए पे निर्भर करता है, और इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो फाई को मैं लिख सकता हूँ ई मल्टीप्लाइड बाय ए। जहाँ फाई आपको पता है संख्या का मान है तो मतलब एक स्केलर अदिश राशि है, ये ई एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्षेत्रफल है वो भी एक सदिश राशि हमने पढ़ लिया है। तो दो सदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन या उनका गुणाफलन एक अदिश राशि आ रही है। तो आपको शायद याद हो रहा हो, आ रहा हो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो सदिश राशियों का गुणाफलन एक अदिश राशि आती है, और इस केस में भी तो यही हो रहा है। इसका मतलब ई और ए के बीच डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली इसमें एक डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ ई डॉट ए विल बी ई ए कॉस थीटा, तो जिसको कि फाई को हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फ्लक्स का गणितीय रूप आपको याद रखना है, ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, कौन सा कोण है, किसके बीच कोण है, तो आप मानिए सपोज एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, उसमें से वैद्युत बल रेखा सपोज लंबवत ना गुजर के ऐसे तिरछी गुजर रही है और वो इसके लंब से थीटा कोण बना रही है। तो आपको ये भी पता है कि अगर ये पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ए है तो क्षेत्रफल वेक्टर या वेक्टर एरिया वेक्टर इसका क्या होता है, इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा। तो ये थीटा कोण किसके बीच है, ई और ए के बीच कोण है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ हम इसी को एक अलग ढंग से समझ सकते हैं कि ई जो है अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, आपको पता है। एक आपका होगा इस वाली साइड जिसको कि हम ई साइन थीटा बोलेंगे, और एक होगा इसके लंबवत साइड, थीटा की साइड होता है ई कॉस थीटा। तो ई को हमने दो भागों में तोड़ दिया, ई साइन थीटा ई कॉस थीटा। अब फ्लक्स अगर हम बोलते हैं तो फ्लक्स हम बोलते हैं कितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ के थ्रू लंबवत गुजर रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ई साइन थीटा तो लंबवत है ही नहीं यहाँ पर, ये ई साइन थीटा लंबवत नहीं है, मतलब ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, फ्लक्स के लिए इसका कोई योगदान नहीं है। योगदान किसका है, ई कॉस थीटा का है। तो आप यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में देख रहे हो, आप फाई की वैल्यू किसके इक्वल कर रहे हो, ई इधर है, कॉस थीटा इधर है। तो ई कॉस थीटा मतलब इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये तिरछा भी जा रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है, और ए तो एज इट इज़ यहाँ आ ही गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ई का जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। और ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो फ्लक्स किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, एक ई पे क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरा क्षेत्रफल ए पे डिपेंड कर रहा है,
और तीसरा डिपेंड कर रहा है थीटा, मतलब ई और ए के बीच कितना कोण है। ये विद्युत बल रेखाएं कितनी तिरछी इसमें से जा रही हैं उस पे भी ये निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने गणितीय सूत्र या मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ लिया, जो आपको याद रखना है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। इसका एक और फॉर्म हम लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। सपोज़ ये थीटा कोण बना रहा है लंब से। तो पूरे पृष्ठ को एक साथ लेने के बजाय अगर मैं मान के चलूँ ये पूरा पूरा पृष्ठ छोटे छोटे डीएस क्षेत्रफलों से मिलके बना हुआ है, तो अगर मैं उनमें से अगर कोई एक क्षेत्रफल मानूँ डीएस, तो उसकी दिशा ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे कुछ होगी। और ये शेडेड रीजन से मैंने इसे दिखाया है, ऐसा शेडेड है। तो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो भी तो छोटा होगा। तो डीएस क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स है उसको हम डी फाई से दिखाते हैं। डीएस एक छोटा क्षेत्रफल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो छोटा फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? डीएस के करस्पॉन्डिंग या डीएस से गुजरने वाले फ्लक्स डी फाई की वैल्यू कितनी होगी? डी फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जो कि कुछ नया चीज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ए की जगह आपने कुछ नहीं किया, यहाँ डी एस की बात चल रही थी तो ए की जगह आपने डी एस सब्स्टिट्यूट कर लिया, पुट कर लिया। तो डी फाई है फ्लक्स, एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसकी वैल्यू। अब अगर हमें पूरे के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो हम क्या मानना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये पूरा आपका जो सरफेस है ऐसे ही बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलके बना हुआ है। हर एक क्षेत्रफल के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्लक्स है, जिसको कि हम डी फाई से दिखा रहे हैं। तो डी फाई इसके करस्पॉन्डिंग भी होगा, डी फाई इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग भी। और सबको अगर मुझे जोड़ना है, सब फ्लक्सों को अगर मुझे जोड़ना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ेगा, स्केलर एडिशन करना पड़ेगा। तो सबको अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है। तो कुल फ्लक्स, अगर पूरे पृष्ठ से मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन जोड़ना होगा ऐसे छोटे छोटे फ्लक्सों को, और जो कि आपको मैथमेटिकली इस तरह से इंडिकेटेड होगा कि इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ऊपर वाले को हमने ऐसे ही जो फ्लक्सेस हैं उन सबको जोड़ लिया इंटीग्रेशन साइन से, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन डी फाई को फाई लिख सकते हैं हम, और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। मतलब एक और गणितीय रूप हमें मिल गया फाई का, फ्लक्स का, जो कि है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब एक और चीज़, अगर ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसा ना हो कि अगर ये ऐसा हो जाए, मतलब अगर आप बंद पृष्ठों की बात करें तो बंद पृष्ठों के लिए ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। केवल यहाँ पर एक बबल साइन हम यूज़ कर लेते हैं, और ये बबल साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस पृष्ठ का आप फ्लक्स निकाल रहे हो वो पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, या फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। और ये वाला फार्मूला कब आप यूज़ कर रहे हो? इसमें ये वाला फार्मूला आप तब यूज़ कर रहे हो जब आप पृष्ठ को छोटे छोटे डी एस टुकड़ों में टूटा हुआ मान के चल रहे हो और फिर टोटल फ्लक्स को जोड़ रहे हो, तो तब ये आपका फॉर्मूला आपका लगेगा। और अगर क्लोज सरफेस या बंद पृष्ठ है तो फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, केवल यहाँ एक बबल साइन यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए। अब अगर फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो मात्रक या यूनिट कैसे होनी चाहिए? आप खुद देखो, ई और ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कुलाम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। अब समझते हैं कि गॉस लॉ या गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर कि एक क्लोज सरफेस है, एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर बंद है। तो इस बंद पृष्ठ के थ्रू जितना विद्युत फ्लक्स पास होगा या जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसकी वैल्यू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? फाई, एक किसी बंद पृष्ठ के थ्रू, इज इक्वल टू, ये है क्यू, मतलब जितना इसके अंदर बंद आवेश है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम जो है बेसिकली बंद पृष्ठों के से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करता है। और इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।
तो गॉस थ्योरम में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि ये कैसे पृष्ठों की बात करता है, बंद पृष्ठों की बात करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आवेश हम बोल रहे हैं, यहाँ ये क्यू आवेश, बेसिकली ये आवेश कौन सा है, जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बंद आवेश हमारा क्यू है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और गॉस लॉ का गणितीय सूत्र है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं, लेट्स से एक प्लस क्यू आवेश है, चार्ज है, और एक इमेजिनरी या काल्पनिक एक पृष्ठ हम मान के चलते हैं जो कि इस आवेश को अपने अंदर बंद किए हुए है। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है हम मानते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ हम मान रहे हैं जो, उसको हम गॉसियन पृष्ठ भी नाम देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ है जो इसे बंद किए हुए हैं, और लेट अस से इसका जो त्रिज्या है वो आर है, और इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बाय डेफिनीशन आपको याद होगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा पृष्ठ मानते हैं। हम मान के चलते हैं ये पूरा पृष्ठ ऐसे ही छोटे छोटे जो हमने डीएस बोला था वैसे डीएस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो ये जो डीएस छोटा सा पृष्ठ है या छोटा सा सरफेस है, ये एरिया है, उसकी दिशा किधर होगी, आपको पता है नॉर्मली बाहर की डायरेक्शन में होगी। और साथ ही साथ अगर हम ई की दिशा भी बोलें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस के कारण ये प्लस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो तो ई की दिशा किधर होगी, बाहर की दिशा में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आपने एलिमेंट्री एरिया माना, एक छोटा सा पृष्ठ माना, उसके कारण ई और डी एस की दिशा ऐसे बाहर की डायरेक्शन में होगी। और नेट फ्लक्स पूरे, आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरे पृष्ठ के थ्रू गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होती थी, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। और ये बबल साइन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्लोज सरफेस या बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें पता है यहाँ पर ई और डी एस की दिशा एक ही है, मतलब इनके बीच एंगल ज़ीरो है। तो यहाँ फाई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो मतलब वन, तो हम फाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी इंटीग्रेशन ई डी एस। अब आप देखिए कि जितने डी एस यहाँ पॉसिबल हैं वो सब डी एस पृष्ठ में है और सब के सब आर दूरी पर है प्लस क्यू से, मतलब सब के लिए ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि ई की वैल्यू हर एक डी एस के लिए सेम होनी चाहिए, तो ई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, उसे इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया। जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम ई और डी एस, इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू यहाँ जो है पुट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ई क्या है, ई है एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, जो कि हमें ऑलरेडी पता है होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन डी एस क्या होगा, बेसिकली ये छोटे छोटे डी एस आपके जो क्षेत्रफल है उनको अगर मिलाया जाए आपस में तो हमें एक गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। ये एक स्फीयर जो है उसके सरफेस एरिया हमें मिलेगा, जो कि आपका होता है 4πr²। तो आप ई और इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू अगर रखते हैं, ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर रखी, इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू 4πr² रखी, तो आप देख रहे हैं 4π गेट्स कैंसिल्ड आउट, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। तो फाई की वैल्यू इस किसी बंद पृष्ठ, जो कि हम ये लेके चल रहे थे, बंद पृष्ठ के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू आपकी आ रही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का नियम है। तो इस तरह से हमने गॉस के नियम को प्रूव कर लिया है। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस लेके चलते हैं। पहला है विद्युत फ्लक्स का क्या अभिप्राय है, और गॉस प्रमेय के कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो बेसिकली आपने पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में बताना है कि वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देनी है अलॉन्ग विद डायग्राम, और गॉस प्रमेय का कथन आपको लिखना है, स्टेटमेंट मतलब डेफिनेशन लिखनी है, और गणितीय रूप लिखना है। यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना है, केवल लिखिए बोला उसने, तो ये वैल्यू लिखनी है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। गॉस लॉ लिखना है और उसको प्रूव करना है आपने। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है घुमा के कि सिद्ध कीजिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 आपको पता है 8.85 × 10⁻12 होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको सीधे क्या है, प्रूफ पूछा गया है गॉस लॉ का। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी की गॉस के प्रमेय को लिखिए और उसका निगमन कीजिए। वही तो ये सब जो है एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बोर्ड में अलग अलग ढंग से पूछे गए थे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर
डेफिनेशन लिखनी है गॉस लॉ की, उसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। डेफिनेशन में याद रखना है, एक बंद पृष्ठ की बात करनी है और पृष्ठ द्वारा बंद आवेश की बात करनी है। फिर प्रूव में आप डायग्राम सहित इसको जो है प्रूव करने वाले हो। तो ये इसका आंसर है जो हम कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट है कि वैद्युत फ्लक्स किन बातों पे निर्भर करता है। तो आपको फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स किन पे निर्भर कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई पे, क्षेत्रफल ए पे और थीटा कोण पे, ई और ई के बीच जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स सदिश है या अदिश। तो ऑब्वियसली अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सपोज चार आपके चार्जेस हैं और उन आपसे ये बंद पृष्ठ आपको दिया गया है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स आपको निकालना है। तो बंद पृष्ठ से फ्लक्स मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, गॉस लॉ की बात चल रही है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप क्यू होता है कितना आवेश इसके अंदर बंद है, तो बंद आवेश देखना है हमें, मतलब ये चीज़ नहीं देखेंगे हम +2 माइक्रोकुलाम, बाकी सबको जोड़ देंगे अंदर जो बंद है। तो 1 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम, चार्जेस के साथ उन्हें सबको कुल अगर ऐड करो तो ये -5 माइक्रोकुलाम क्यू की जगह आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आप पुट कर सकते हो, नहीं तो ये भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये सपोज़ कोई द्विध्रुव है, एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसके थ्रू गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो वही फॉर्मूला यही यूज़ होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट क्यू क्या होगा इसमें, +q -q जो कि ज़ीरो होगा, तो फाई नेट फ्लक्स ज़ीरो आ गया इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।